नमस्कार बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक सल्फर. Okay, sulfur is belonging from the group 16 elements. Okay, in which oxygen, sulfur, selenium, polonium. It means second members of the group 16 members is sulfur. Now we are starting the preparation, properties, structure, reactions related to sulfur. Okay, first one. सल्फर के बारे में क्या लिखा है आपकी बुक को हम रेफर करेंगे. सबसे पहले सल्फर हमारे यहाँ आसपास रबर वगैरह बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट है, पर ये प्रेजेंट है पर ये टू फॉर्म में. आपको या तो उसमें रोम्बिक सल्फर मिलेगा या फिर आपको मिलेगा मोनोक्लिनिक. इट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सल्फर्स प्रेजेंट नियर अबाउट अस. फर्स्ट वन, अगर मैं इसका किस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करूं, ठीक है ना. पहला सल्फर, इसका नाम है रोम्बिक सल्फर. ओके, और इसी रोम्बिक सल्फर को हमने बोला अल्फा सल्फर. सेकेंड वन क्या होगा, अल्फा का जस्ट अपोजिट क्या होगा, बीटा. तो ये है बीटा सल्फर. एंड रोम्बिक सल्फर का ही एक अपोजिट, मतलब एक और सेकंड टाइप क्या है, उसका नाम है मोनोक्लिनिक. ओके, ये दोनों टाइप्स है, ये आपके आसपास सब जगह पाए जाएंगे, बट इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. ये समझिए कि सल्फर एक ही है, केवल एक प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच में. इन दिनों के बीच में एक टेम्परेचर है, इसका नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर. वो ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, तो वो है 369. ठीक है ना, ये टेम्परेचर 369 केल्विन. इसके अगर मैं इधर की तरफ बात करूं तो ये स्टेबल है, और अगर मैं 369 से इधर की बात करूं तो बीटा सल्फर स्टेबल है. इसका मतलब दोनों, अगर हम बात करें दोनों में से कौन ज्यादा सल्फर, तो दोनों ही. ऐसा नहीं है, स्टेबल तो दोनों ही, बट 369 मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर है. हमारा टेम्परेचर रहता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब 300, 298, 300 उस टेम्परेचर पे हमको मैक्सिमम जगह यही चीज मिलती है. इसीलिए हम कहते हैं कि अल्फा सल्फर ज्यादा स्टेबल. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. इस ट्रांजिशन टेम्परेचर पर दोनों ज्यादा स्टेबल समझ लो. इसके इधर ये वाला मोर स्टेबल, लेस देन, हम क्या बोलेंगे कि स्टेबल, मोर स्टेबल कब, लेस या बिलो 369 केल्विन. ओके, तो यहां क्या लिखेंगे कि स्टेबल कहां पे, 8, कहां पे, अबव 369 केल्विन. इसमें स्टेबिलिटी की बात करें तो हम इस तरीके से लिखेंगे. ओके, या अबव या ओवर भी लिख सकते हैं. अबव एक ही बात है, मतलब बात ये है कि 369 से ज्यादा केल्विन होना चाहिए. एक तो ये बात लिखिए. दूसरी बात लिखी है कि सोल्यूबल. तो यहां ये लिखा है कि ये सोल्यूबल इन CS2 है. क्या लिखा है, सोल्यूबल इन CS2. ओके, ये बात तो यहां भी लिखी है सोल्यूबल इन CS2, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ये भी सोल्यूबल इन CS2 है. सेकेंड वन, ओके, बहुत हार्ड, बट वहां एक बात और लिखी है. क्या लिखी है कि ये वाटर में इनसोल्यूबल है. ये कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. सब जितने भी जो रबर की चीजें होती है वो आप देखें कि वाटर में सोल्यूबल है ही नहीं. इसीलिए तो आप देखें कि वाटर के जितनी भी इक्विपमेंट्स होंगे उसके ऊपर आप देखें कि रिंग लगती है, वो आप देखें कि रबर की लगती है. और रबर को बनाने में हम वल्कनाइजेशन में सल्फर का यूज करते हैं. इट मीन्स सल्फर तो सोल्यूबल है ही नहीं. वैसे भी किसी इसके बारे में लिखा नहीं, बट ये भी लगभग वैसा ही है. ओके, थर्ड वन क्या बात लिखी है, मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि ये स्टेबिलिटी की बात की ना, तब ये टेम्परेचर आया ट्रांजिशन. इसको क्या बोला आपने, ट्रांजिशन टेम्परेचर. बट इसका मेल्टिंग पॉइंट एक अलग चीज है. इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 है ना. ये इसका मेल्टिंग पॉइंट. इसका मतलब इतने टेम्परेचर के बाद ये मेल्ट हो जाएगा. इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये स्लाइटली मोर है.
कितना है ये 393 केल्विन। इस अकॉर्डिंग तो आप क्या बोलोगे आप कि देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, पर हमको लगभग ये स्टेबिलिटी में रोम्बिक सल्फर ही ज़्यादा मिला है ना। यहाँ पे बुक में भी आपने साफ साफ लिखा है कि ये वर्ड लिखा है रोम्बिक सल्फर जो रूम टेम्परेचर में ज़्यादा स्टेबल है। ये बात बस ये तीन चीज़ें आपको अक्सर याद रखनी है। पहला बिलो 369 ये स्टेबल, मेल्टिंग पॉइंट एंड सोल्यूबल। ओके, ये एक टेम्परेचर है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये साफ साफ वर्ड लिखा है यहाँ ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर ये स्टेबल, इसके स्टेबल, तो इसका मतलब ए टेम्परेचर एट विच या बाय विच वी कैन, इसको क्या कर सकते हैं आप बाइफरकेट कर सकते हो, इधर से इधर, इधर से इधर, तो इसको बोला आपने ट्रांजिशन टेम्परेचर। मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना, ट्रांजिशन। जैसे हम क्या करते हैं ट्रांजिट केम की बात करते हैं, तो ये क्या टेम्परेचर ही डिसाइड कर रहा है कि दोनों का कि हम अगर कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है दो चीजों को आपस में मिला रहा है। ट्रांजिट केम हम क्या करते थे कि मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा केंट है और एक बहुत बड़ा केंट है, होता क्या है इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो वो यहाँ से यहाँ अगर ज़्यादा टाइम लग रहा तो वो पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, इसको हम बोलते थे ट्रांजिट केम। तो यही चीज है कि ट्रांजिशन मतलब इन दोनों के बीच का कोई एक ऐसा स्टेज जहां पर क्या लिखा है अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफर इनटू बीटा सल्फर अबव इट 8369 बोथ द फॉर्म आर स्टेबल। वो कह रहा है इस वाले पे दोनों ही स्टेबल है, बोथ आर स्टेबल हियर बिलो हियर ये स्टेबल और हियर, इट मींस ये टेम्परेचर में इतनी बार क्यों बोल रहा हूं, इट मींस वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर द सल्फर, या दोनों के फॉर्म के बीच का ट्रांजिशन टेम्परेचर बताइए, तो आपको ये चीज बतानी है। ओके, यहां तक बात समझ में। अच्छा, मुझे अगर कहा जाए कि रोम्बिक सल्फर दे दिया जाए और बोला कि आपको इसको मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, तब भी आपको इसी तरीके का एक वो लिखना होगा, जैसे मैं यहां तो मिटा रहा हूं, इट मींस यहां से इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये वाला है इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना हो तो सिंपल की बात है, इसको हीट कर दीजिए, है ना। मान लिया कि ये 325 केल्विन में है सल्फर, इसको हीट करते करते आप 369 के अबव लिया, मान लो 370 ले आए या 380 390 320 420 कितना भी लिया, इसका मतलब हीट करने से आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक सिंपल तरीका है। ओके, ये बात भी आपकी बुक में लिखी है तो आपको याद रखनी है। एक और चीज लिखिए, ठीक है ना, ऑन रिमूविंग द क्रस्ट कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल ऑफ बीटा आर फॉर्म। ये कह रहा है कि ये जो क्रस्ट होता है जिसके अंदर आपने देखा क्या वोल्केनो इरप्शन की बात करें तो इसमें से मैक्सिमम गैस कौन सी निकल रही है H2S, इसके जो मैग्मा निकलता है उसमें निकलता है सल्फाइड और ओके, ये सब चीजें है ना, उससे आपको ये सल्फर बना सकते हो और एक प्रोसेस के थ्रू आप उसको नीडल शेप में आपको उसके बनाए जा सकते हैं। Now I am starting the structure of the sulfur. Okay, now I have made two structures. First one crown shape. Okay, हर एक क्राउन के एक पॉइंट देखिए आप, जहां जहां इसका पीक है उस जगह आप देखेंगे सल्फर ये पार्टिकल, सल्फर एटम है यहाँ हर जगह। ओके, इस अकॉर्डिंग सल्फर होते हैं S8। तो ये S8 जो होता है इसमें 8 एटम मिलकर एक मतलब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है ना, एकदम पैक्ड स्ट्रक्चर जो क्राउन शेप लग रही है, बहुत स्टेबल होती है, ये S8 की स्ट्रक्चर है। ओके, और रोम्बिक भी इस पोजीशन में रहता है, मोनोक्लिनिक दोनों की ही शेप ऐसी ही मिलती है। ओके, अच्छा मैं इसको कुछ हीट कर दें, कुछ सल्फर यहाँ से लॉस कर दें तो सल्फर यहाँ पे S6 फॉर्म में आ जाता है, तब इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगी। इसको आप बोलते हैं चेयर फॉर्म, ये एक चेयर जैसी स्ट्रक्चर है, इसको चेयर फॉर्म बोलते हैं जिसमें 6 एटम्स मिलकर वो इसमें मॉलिक्यूल बना रहा है। ओके, अच्छा और ज्यादा हीट कर दें, अगर मान लो मैं इसको 1000 केल्विन तक हीट कर दूं अप्रॉक्स, तो ये सल्फर S2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एकदम बाइमोलिकुलर, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये आपको समझा रहा है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज आ सकता है। ये सब क्या है S8 S2, ये सब क्या है एलोट्रॉप्स। ओके, जैसे मान लो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, हीरा ग्रेफाइट बुलरेन, इसी तरीके सल्फर के देखिए S8 S6 S2,
ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्शन बहुत कम कम है। डिस्टेंस ऑफ द एटम्स तो काफी डिस्टेंस, इट मींस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम, पैक्ड स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। ओके, ये इट इज आल्सो स्टेबल स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म में। जैसे मान लो इतनी डिस्टेंस है इस केस में, मान लो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इस केस में इनके भी रिपल्शन कम है, ये भी स्टेबल फॉर्म है। इसकी एक और फॉर्म बनती है जिसमें आप ये वाली चीज ऊपर चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं बोट शेप। तो बोट शेप में थोड़ा सा रिपल्शन रहता है, इसलिए वो लेस रिज्यूल। अदरवाइज ये वाला पोर्शन अगर ये यूं चला जाता तो ये बोट शेप हो जाता है, तो उस केस में वो लेस, वो मतलब रिपल्शन ज्यादा हो जाता। तो यहाँ तक आपको ये बताया मैंने कि किस तरीके से आपको इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगला लिखा हुआ है आपके इसमें पैरामैग्नेटिज्म, और 1000 केल्विन पे तो जैसे लिखा हुआ है कि एट एलिवेटेड टेम्परेचर 1000 केल्विन S2 इज डोमिनेंट स्पीसीज। ओके, एंड इट्स, और S2 के बारे में इन्होंने बताया कि ये पैरामैग्नेटिज्म होता है। अब आप बोलोगे कि यार सल्फर की बात करें, ये 1000 केल्विन पे ये क्या है S2 फॉर्म में, और ये कह रहा है ये पैरामैग्नेटिज्म। इसको करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बता रहा है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए सिंपल सी बात है कि 1s2 हम MOT बता रहे हैं, MOT के अकॉर्डिंग 1s2 ये सेम तरीके से, 2s2 सेम तरीके से, 3s2 ठीक है ना, 2s2 2p6 3s2, यहां तक का जो एनर्जी लेवल है वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब चेंज इसमें आएगा 3p में। कैसे? देखिए आप, हल्का सा बताता हूं, इससे पहले मैंने ऑक्सीजन में ये चीज बता दी है। ओके, इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा तो वो कैसा बनेगा, देखिए आप, ये तो बनेगा आपका ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको उसको पहले भी मैंने ऑक्सीजन में बता दिया है ये सब चीजें। ये 3p है, हमने आपको पहले बताया था कि ये सिग्मा बॉन्ड बनता है जो कि 3px में बनेगा, कंप्लीटली फिल्ड। ओके, इसके बाद में ये क्या चीज है, ये भी वही बात है, ये है 3px, और ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ये पाई बॉन्ड बन रहा है 3py। ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये लो 2 फील्ड। फिर ये बात पाई एंटी बॉन्डिंग, कौन, 3px, ये एंटी बॉन्डिंग 3py, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 3pz। अब ये कह रहे हैं कि टोटल यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिलअप हो गए, 2 2 4 और 2 6, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 कंप्लीट हो गए। अब 2 बचे, अब ये 2 यहाँ पे आ गए। इस केस में क्या हो रहा है, 3p के एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर, और यही अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। इसीलिए आपके यहाँ लिखा है कि S2 फिर पैरामैग्नेटिक है। यहाँ तक आपका ये चीज कंप्लीट। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसके साथ आंसर लिखा है इन वेपर स्टेज सल्फर पार्शियली एग्जिस्ट एट S2। ये वेपर स्टेट याद रखना, इतने टेम्परेचर के ऊपर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और उसमें ये S2 में कन्वर्ट होगा, और S2 में जब कन्वर्ट होगा तब उसके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन में रहेंगे, जैसा कि ऑक्सीजन में था, और इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक शो करता है। ये बात मैंने लगभग आपको बता दी कि 3p का क्या होगा, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन आगे पैरामैग्नेटिक शो करेंगे। ये आपको मैंने सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म बता दिया है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इन सल्फर डाइऑक्साइड, फर्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, सबसे पहले प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पता चलना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, सल्फर लिया, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन के साथ इसका यूज, इसको कंबशन भी बोलते हैं, कंबशन ऑफ सल्फर, क्या बनेगा, SO2 बनेगा। बहुत सिंपल सी बात है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। और ये होता ही येलो कलर का होता है सल्फर, ये आप लैब में रहता है येलो कलर में। ओके, ऑक्सीजन से बर्न किया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है ना, सिंपल। दूसरी बात,
अगर लेबोरेटरी में बात करें तो क्या हुआ, हम अब सल्फाइड ले लेते हैं, है ना, कोई सा भी सल्फाइड, ठीक है ना, जिसमें से वो इजीली सल्फाइड निकल जाए, ठीक है ना, सल्फाइड इट है ना, ये SULPHIT है ना, हाँ ठीक। कोई भी सल्फाइड ले लेते हैं, सल्फाइड का क्या करेंगे, उसमें से आप प्रोटोनेशन कोई एसिड का यूज करेंगे, आप एसिड का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, कोई एसिड होता है तो वो किसी में से पानी निकाल देगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम कंसंट्रेट H2SO4 ले लेंगे तो वो तो वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी निकलेगा तो क्या बन जाएगा, फिर SO2 निकल जाएगी, और हमारा ऑब्जेक्टिव था SO2 बनाना। तो क्या किया अपने, सल्फाइड से कोई एसिडिक लिया, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक लिया, लेकिन डाइल्यूट भी कर लेता, कंसंट्रेट तो कर ही देगा। ओके, इस तरीके से आपने कर लिया, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ये 2H2 हो गया, बस सिंपल। अच्छा, और किस तरीके से बन सकता है, सल्फाइड कर सकता है तो सल्फाइड भी कर सकता है, कैसे करेगा, देखिए इसी में लिख देते हैं ना, FeS2 फेरस सल्फाइड, ओके, इसका आपने यूज किया, ऑक्सीजन के थ्रू बर्न किया, ओके, वही कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा, Fe2O3, ये बन गया फेरिक ऑक्साइड के साथ में बनेगा SO2। मतलब इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर ये और फॉर्म में है, यहाँ ये सल्फर सिंपल फॉर्म में, अदरवाइज यहाँ पे भी ये बनना था, ये बन गया, और से आपने बना दिया फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, बस इस तरह था, बाकी लगभग सेम चीज है। ये तो हो गई आपके लेबोरेटरी में, ओके, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कर देते हैं, कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे 4, ये 11, ये 2 एंड ये 8, ओके, इस तरीके से, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बैलेंसिंग इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट, द गैस आफ्टर ड्राइंग द लिक्विफायर अंडर प्रेशर एंड स्टोर इन स्टिल, ओके, इसके बाद में करना क्या है, इसको एक्चुअली ये सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, अब आपको क्या करना है, इसको सिलेंडर में भरना है, सिलेंडर में आपके एलपीजी भरी होती है लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड में कैसे होगा, तो ये गैस फॉर्म में जो आई है, इस गैस फॉर्म में आप इसके ऊपर प्रेशर डालिए और टेम्परेचर कम कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो इसमें से तो अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो ये आ जाएगी लिक्विड में, और लिक्विड में आने के बाद में इसको स्टोर किया जा सकता है, स्टोर किए नहीं है, अगर सिलेंडर ले लीजिए, तो इस तरीके से आप सल्फर डाइऑक्साइड को कलेक्ट करते हैं। कहाँ काम आती है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी ये काम आती है, और भी 2-3 जगह है वहाँ काम आएगी। अब ये हो गया है लैब का मेथड। अब आपको कह रहा है कि मतलब मेरे को तो अब ये प्रिपरेशन थोड़ी सी लार्ज लेवल पे बनानी है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा काम ज्यादा करना होगा। क्यों, उसके लिए 2 रिएक्शन ज्यादा याद करनी है। कैसे, हाँ, पहली चीज देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड पहले तो होती कैसी है देख लीजिए, प्रॉपर्टीज। अब वैसे तो इंडस्ट्रियल में भी वो लास्ट वाला जो है ना फेरस सल्फाइड, उससे बन रहा था इंडस्ट्रियल में, फेरस सल्फाइड तो हो जाएगा। और अब आया प्रॉपर्टीज का है, तो प्रॉपर्टीज का मतलब समझिए कि दिखती कैसी है, काम कैसे करती है, इसकी बदबू कैसी आती है, ठीक है ना, सिर्फ तो इस बात, इसकी ये आपको कलर डेज निकलती है, ये कलर लेस होती है, दिख नहीं रही है। आप जब ग्रुप का यूज ग्रुप जब करते हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, उस समय काम आती है सेकंड ग्रुप में, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी बदबू बड़ी बदबू सी आती है, सड़े अंडे जैसी बदबू जैसी आती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको हम पंजेंट स्पोर्स बोलते हैं। पंजेंट का मतलब वैसे तो अपने को अनइजी फील होता है, उस टाइप का है। अच्छा, पानी में घुलती है, बिल्कुल घुलती है, और ये पानी में बहुत ज्यादा घुलती है, तो ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये क्या है, ये मैं जो लिख रहा हूँ, ये क्या इसकी प्रॉपर्टीज है कि किस तरीके से आप बना सकते हो, क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तीसरी बात, इसको लिक्विफाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। दो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने अभी बताया था, हाई टेम्परेचर पर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा। तो 2 atm प्रेशर मानिए, उतना प्रेशर बढ़ा दीजिए 2 atm का, उस केस में क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में हो जाएगी, और इसी लिक्विड को बाद में आप स्टोर कर रहे हो सिलेंडर में, ओके। और बॉइल कितने में होगी, 269, ये बॉइल भी हो सकती है 263 केल्विन पे, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब एक और बात, सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर कैसा है कि हाँ, अगर इसको हर चीज को नेचर को हम किससे डिसाइड करते हैं, लिटमस टेस्ट से। लिटमस टेस्ट के लिए पहले क्या करते हैं, उसमें H आयन और OH आयन की बात करते हैं,
तो पहले वाटर में तो डालना ही पड़ेगा। तो SO2 को हम वाटर में डिसोल्व करेंगे। जैसे ही वाटर में डिसोल्व किया क्या बना ये H2SO3। भैया ये तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया। अगर ये एसिड बन गया इसका मतलब क्या है, ये वाला वैसे भी ये तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, हम इसको क्या बोलते थे, नॉन मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ये एसिड बना रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक नेचर है, सिंपल। ओके, अगर मान लो मैं इसकी अगर ये एसिडिक है और बेस से रिएक्शन करा तो क्या होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। कैसे कि देखो SO3 कराते हैं, हाँ SO2 प्लस NaOH तो बेस है ना, हमने अभी भी कहा कि ये एसिडिक नेचर का है, ये एसिड है और ये बेस, इसका मतलब जो बनेगा अगर न्यूट्रल है ना। एक और बात है कि अगर इससे सॉल्ट बन जाता है Na2SO3 बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, वाटर बनेगा। देखिए ये बन गया है सॉल्ट और ये बन गया है वाटर, इट मींस अब क्या कहेंगे इसको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये अगर बेस है तो ये एसिड होगा ही होगा, इससे भी प्रूव हो रहा है कि ये एसिडिक नेचर का है, SO2 एसिडिक नेचर की है, क्योंकि एक तो ये तो बेस से मिलकर सॉल्ट बना रही है और वाटर बना रही है। यहाँ पे भी आपने बताया था एसिड बन गया था, इट मीन दोनों केस आपको बता रहा है कि ये किस एसिडिक नेचर। ओके, इसके बाद अगर मान लो मैं इसमें ये जो Na2CO3 SO3 है इसके अंदर पानी मिला दूं और सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा मिला दूं तो क्या होगा, तो उसकी एक रिएक्शन है, बताता हूं आपको। इसका थोड़ा सा आगे और रिएक्शन करके बताया कि Na2SO3 जो था बना है, इसमें SO2 तो अपने पास है ही है, तो ये कह रहा है और आपको एक्सेस में मिला देनी है, पानी और मिला दीजिए ताकि ये सोल्यूबल इन वाटर तो है ही, ताकि इजीली आपको मीडियम प्रोवाइड हो जाए। जैसे ये सब बनाया तो ये बन गया 2NaHSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया है और ये नया प्रोडक्ट बन गया है। ये एक प्रोडक्ट बना था, ये एक प्रोडक्ट नया बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, मोर सल्फर डाइऑक्साइड से मोर ये बनता है, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज में काउंट होगा। इन द रिएक्शन विद वाटर एंड एल्कलीज द बिहेवियर ऑफ डाइऑक्साइड इज वेरी मच सिमिलर टू CO2, क्योंकि अपने CO2 से जब बनाते थे तब क्या था, जब मैंने वाटर से किया था तब भी मैंने H2CO3 बनाया कार्बोनिक एसिड, इसके साथ बनाया तब भी मैंने कहा एसिड बना, तो सिमिलर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं NaOH के साथ करता हूँ CO2 का तब भी इसी तरीके से Na2CO3 बनता है, और Na2CO3 को फिर और करते हो तो NaSCO3 भी बन जाता है, तो वेरी मच सिमिलर टू द CO2। ये बात आपने यहाँ लिखी है, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ ना। ये सेम तरीके से क्या बनाएगा, Na2CO3 भी बनाएगा और यहाँ पर NaHCO3 भी बनाएगा। तो ये कह रहा है कि ये तीन प्रोडक्ट का बनना और आपके जो ये एसिड का बनना, क्या बनना, H2SO3 का बनना, ये Na2SO4 का बनना और ये बनना, ये लगभग सिमिलर है। ये बात शो करती है कि CO2 से लगभग सेम है। अगला, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द, हाँ अब वो कह रहा है क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। क्लोरीन वैसे भी ज्यादा ही रिएक्टिव होती है, क्लोरीन तो इसलिए होती है कि आपके जितने भी है कलर वगैरह सब उड़ा देगी। मतलब अगर मान लो डी कलरिंग करनी हो या फिर ब्लीचिंग करनी हो, इन सब में क्लोरीन का खूब यूज होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है क्लोरीन तो वैसे ही खूब यूज होती है, तो बोले कि SO2 से करवाइए, SO2 प्लस। अब बस ये है कि इसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमको चारकोल चाहिए, एक कैटेलिस्ट की तरह काम करता है चारकोल। ये चारकोल की प्रेजेंस में जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, इससे बनेगा SO2Cl2, एक नया प्रोडक्ट लग रहा है ना। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ये प्रोडक्ट आपने बना दिया। कब बनाया, ये प्रोडक्ट तब बना जब आपने Cl2 से रिएक्शन करे। अच्छा, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड ये आपने बना दिया। अच्छा, ये SO2 और O2 करके क्या होगा, तो ये SO2 और O2 तो क्या है, दोनों ही गैसेज है, दोनों रिएक्टिविटी गैसेज है, तो ये ऑक्सीजन और इसमें जुड़ जाएगा तो SO3 गैस बन जाएगा, तो फिर एक गैस बन गया। तो ये इसका मतलब है कि हाईली रिएक्टिव गैसेज है। ओके, सल्फ्यूरिल क्लोराइड और
एक और बात, अगर ये सल्फ्यूरिन इसके बाद में क्या हो रहा है, ये आसानी से नहीं हो रहा है, ये इसके लिए भी V2O5 यूज करना पड़ रहा है। अदरवाइज हमारे आसपास बहुत सी जगह जहाँ जो होता है ना ये वोल्केनो इरप्शन टाइप की जितनी भी रिएक्शन जिसमें कुछ चीज ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है, वहाँ सल्फर ऑक्साइड बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यहाँ अवेलेबल तो सल्फर ट्राई बन जानी चाहिए थी। ठीक है ना, आपका जो ये होता है ना फ्यूल, पेट्रोल फ्यूल, डीजल फ्यूल, ये सारे बर्न होते हैं तब भी SO2 गैस देता है। कोयला होता है वो भी, इसमें भी सल्फर के पार्टिकल होते हैं तो वो बर्न होकर सल्फर डाइऑक्साइड देता है। अब ऑक्सीजन अवेलेबल है कि ये कोयले से निकल गया तब तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जानी चाहिए थी, वहीं पे वाटर है तो वो H2SO4 बन जाना चाहिए था। पर इन सब के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंस जरूरी है, अदरवाइज ये सब चीजें अपने आप बन जाती है। तो यहाँ पे V2O5 की रिक्वायरमेंट है। ओके, अब ये एक और बहुत अच्छी रिएक्शन आ रही है जिसके क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखे हैं। ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टीज में मैं दो चीजें लिखने वाला हूँ जिसको आपको थोड़ा डिटेल में समझना है। ठीक है ना, मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, उस रिएक्शन में क्या लिखना है, इसमें ये कहा गया है, now we are starting what when moist sulfur dioxide behave a reducing agent. okay, sometime आपको क्वेश्चन, आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.20, what happen when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of Fe3 salt. सिंपल सी बात है, वो क्या बात कर रहे हैं, वो एक बात कर रहे हैं मोइस्ट SO2 की। मोइस्ट का मतलब है कि उसमें H2O भी होना चाहिए, SO2 भी होना चाहिए, और इसका पास किया जाता है Fe3+ में, तो क्या होता है, तो आप देखिएगा कि Fe3 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में। ये इंपॉर्टेंट बात है, Fe3 का यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, Fe3 ये देखिए 1 2 3 का कन्वर्ट हुआ 2 में, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, जब 2 से 1 में क्रिएट हो नहीं 3 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन कर कौन रहा है, रिडक्शन कर रहा है SO2 और H2O, और SO2 भी इसलिए क्योंकि वो मॉइस्ट नहीं होगी तो थोड़ी सी उसमें रिएक्टिविटी कम होगी, तो रिएक्टिविटी के लिए इसमें मॉइस्चर आया। अब ये रिएक्शन एकदम नहीं हुई, कैसे हुई है, पहले SO2 ने H2O के साथ मिलकर सल्फेट बनाया। ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड ने सल्फेट बनाया, ये सल्फेट आयन बनने जब ऐसा हुआ तो इसमें ये निकले हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर आके रिडक्शन किया है। पर ये रिडक्शन इजीली नहीं हुआ, ये SO2 और H2O के कारण से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। तो जब तक ये रिएक्शन नहीं होगी तब तक ये नहीं होगी, इसीलिए मैंने दोनों रिएक्शन साथ लिखी है। आपकी बुक में ऐसी कैसी ये रिएक्शन लिखी है, आप लोग ये लिखेंगे कि SO2 और H2O पहले इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर इसको रिड्यूस करते हैं और इसके बाद में सल्फेट और आयन बनते हैं, लेकिन Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ साफ साफ लिखा है क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा कि कन्वर्जन ऑफ द Fe3+ into Fe2+ and it is reduced, और now SO2 moist SO2 is behaving like a reducing agent. ओके, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हुआ है ना, ये बात आपको ये देखनी है। और इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा है साफ साफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ द SO2 डिटेक्टेड, कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा कि SO2 डिटेक्ट करना है तो उसको आप डालेंगे KMnO4 में। KMnO4 होता है कैसा, आप देखना कि कैसा कलर, वॉयलेट कलर का होता है ना, वॉयलेट मतलब ये जिसे ये वाला चीज मैं बता रहा हूँ, ये देखो हमारे KMnO4 का सॉल्यूशन रखा रहता है। ठीक है ना, ये देखो इस तरीके का सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये पर्पल जैसा कलर का, ये वॉयलेट कलर KMnO4 का है। इस KMnO4 में SO2 जैसे डालते हैं तो ये KMnO4 का जो कलर है वो उड़ जाता है, उसका कारण वो मैग्नीज ये पर मैग्नेट आयन का मैग्नीज आयन में कन्वर्ट हो जाना, ये मैग्नीज में जैसे ही कन्वर्ट होगा और इसका कलर उड़ जाएगा, इसको बोलते हैं हम डी कलरिंग। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये एसिडिफाइड था, एसिडिफाइड KMnO4 को डी कलरिंग, एसिडिफाइड KMnO4 को डी कलरिंग करने का काम SO2 ने किया है। ठीक है ना, अब ये अमाउंट देख लीजिए कि 2 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने के लिए 5 मॉलिक्यूल्स SO2 चाहिए। बस ये थोड़ा देखना होगा कितना अमाउंट है वो डिटेक्ट करना हो तो इस रेशियो में करेंगे कि कितना KMnO4 लिया था, इसका मतलब है कि 2/5
है ना, 2 के लिए 5 मॉलिक्यूल्स करके इसका क्वांटिटी करेंगे। बट अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ द SO2 डिटेक्टेड, तो आप लिखेंगे KMnO4 में पास कराइए, उसका कलर उड़ जाता है तो वो SO2 वहां पर प्रेजेंट है, ये बात आप इसमें बताएंगे। तो 2 बात हो गई। अब इसके बाद में आती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है। 2 चीज आपकी एकदम क्लियर है, उसको 100% याद रखना, एग्जाम में जरूर आएगा क्योंकि ये इंटेस्ट भी है, यहाँ भी दिख रखा है और मैंने इसको स्पेशली बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से SO2 वर्क करेगा। पहला Fe2+3+ को 2+ में, देन KMnO4 को डीकलराइज करने में। अब हम इसको यूज कर इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर इसकी सेम है जैसे कि ओजोन में है। ओजोन में किस तरीके से थी, देखिए सल्फर का पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके कितने हैं आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले ये तो Sp रहेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में ये 2 बॉन्ड बना है। ये देखिए मैंने 3 स्ट्रक्चर पहले से बनाया। क्या बनाया है, सबसे पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाया है, तो हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से बनाकर डबल बॉन्ड बनाया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो पहले हम इस तरीके से बनाते थे, पर आजकल ये चीजें नहीं लिखी जाती है, एरो का निशान नहीं लगाया जाता है, इसको कोऑर्डिनेट, इसका मतलब इसके 6 इलेक्ट्रॉन इसी के पास में है। ऐसे इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ है और इसके इसमें इसके भी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं किया है क्योंकि ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, वहां उसका भी 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से काउंट हुआ। तो ये एक्चुअली में मोबिलाइज करते रहते हैं। जैसे ये वाला एक स्ट्रक्चर है, अब वो डबल बॉन्ड इधर से मूव करके इधर आ गया, देखिए तो अब इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला बन गया, ठीक है ना, इस केस में ये बन गया। तो कभी ये बॉन्ड इधर आता है कभी इधर आता है, तो हम इन दोनों, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको शो करने के लिए हम इस तरीके से दिखाते हैं कि कभी ये बॉन्ड इधर आता है कभी इधर आता है, ये इसका रेजोनेंस है। तो पहली बात, अगर हम कहें कि कौन सी बॉन्ड ज्यादा है, हम अगर मान लो कि sp2 और sp3 इस तरीके से हम बॉन्ड लेंथ निकालते थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा लेंथ। हमने जब इसकी लेंथ को कवर किया तो ये दोनों ही लेंथ सेम आई, तब आपने बताया कि नहीं ये डबल बॉन्ड एक जगह वेरी नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, रेजोनेंस के कारण से दोनों इसकी लेंथ बराबर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, रेजोनेंस बनाता है, और रेजोनेंस के कारण से इसकी दोनों लेंथ बराबर है। अब एक क्वेश्चन आया था 7.21, कमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ द 2 SO बॉन्ड फॉर्म इन SO2 मॉलिक्यूल, आर द 2 SO बॉन्ड इन द इक्वल, बिल्कुल इक्वल है। इसका कारण कि ये रेजोनेंस शो करता है, 2 स्ट्रक्चर बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, कभी बॉन्ड इधर से इधर, कभी ये इधर से इधर, है ना, तो ये मूव करता रहता है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके शो होगी, दोनों की लेंथ निकालोगे इक्वल आएगी। दूसरी चीज है कि ये एंगल में है, ये क्या करता है कि LP और BP इनका रिपल्शन होता है, LP रिपल्शन मच मोर, LP BP रिपल्शन एंड BP रिपल्शन। तो ये कह रहा है कि LP BP से ज्यादा होता है, तो ये इसको धक्का देता है, जैसा कि मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ये वाला इसको धक्का देगा ताकि वो क्या मूव करो, ये भी मूव करवाएगा। तो ये जो एंगल बनना था ये 180 नहीं बनकर ये एंगुलर बनता है, तो ये वाला एंगल इस तरीके से बनता है एंगल में, इसका कारण है LP BP का रिपल्शन जो कि इसमें अप्लाई होता है। अब आता है यूजेज, सल्फर डाइऑक्साइड का कहाँ यूजेज है, तो ये क्या, रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड काम में आता है। एक ब्लीचिंग, जहाँ कलर का उड़ाना होता है, जैसे अभी KMnO4 का ब्लीच किया था, ठीक है ना, कलर उड़ाया था, तो ब्लीचिंग में ये काम में आता है, ठीक है ना। अब ये वूल और सिल्क, ये जो होता है थोड़ा सा मटमेला सा बनता है, और बनते बनते भी कभी कभी कलर मतलब थोड़ा सा गंदगी चढ़ गई, तो डी कलरिंग करना है, व्हाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, येलो को व्हाइट में करना है, क्रीम को व्हाइट में करना है, तब आपको इसको यूज करते हैं। एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेड, प्रिजर्वेशन, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इतने सारे केमिकल का बनाना, ये सब सल्फर डाइऑक्साइड की मदद से होता है, ठीक है ना। और सल्फर डाइ है ना, ये बन गया। लिक्विड SO2 जो होता है वो क्या होता है, सोलवेंट की तरह काम आता है, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिसोल्व करने के काम आता है। तो पहले SO2 को हम क्या करते हैं, बनाते हैं, लिक्विड में लाते हैं, और उसके बाद में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को उसमें डिसोल्व करने का काम करते हैं। यहाँ आपका लगभग सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड कंप्लीट। धन्यवाद।